हिंदी व्याकरण की सीरीज में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सर्वनाम के ऊपर। और पिछली क्लासेस में हमने ये समझा कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद, संज्ञा को पहचानने के तरीकों के बारे में हमने बहुत विस्तार से बात की। और साथ ही पिछली क्लास में हमने संज्ञा से जुड़े हुए कोई 15-20 बहुत महत्वपूर्ण MCQs को भी इसी क्लास में हल किया था। उस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। आपके पाठ्यक्रम का एक बहुत जरूरी विषय है सर्वनाम। ठीक है, आज हम जानेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के भेद क्या हैं, और अगली क्लास में हम सर्वनाम से जुड़े हुए भी MCQs करेंगे। ठीक है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सर्वनाम का मूल अर्थ होता है सबका नाम। अब आप कहेंगे कि संज्ञा भी तो सबका नाम होता है, आपने बताया था। आप सवाल पूछ सकते हैं कि पिछली क्लास में आपने कहा कि जो भी नाम है वो सारे नाम संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। ठीक बात है। अब ये जो सर्वनाम है, संज्ञा के बदले में जो चीजें आती है, संज्ञा के स्थान पे जो नाम आते हैं, उसे हम कहते हैं सर्वनाम। जैसे वह, यह, कौन, तुम, मैं, ये सब सर्वनाम है। इसकी परिभाषा दी जाती है। अब सर्वनाम कहते हैं उन शब्दों को जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग में लाए जाते हैं। अब क्यों लाए जाते हैं, जरूरत क्या है भाई? संज्ञा से काम नहीं चल रहा है क्या? काम तो चल रहा है, लेकिन क्यों जरूरत है फिर सर्वनाम की? तो सर्वनाम की जरूरत इसलिए है कि पहले तो मैंने आपको बता दिया, संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब आता है कि सर्वनाम की आवश्यकता क्यों है भाई? तो सर्वनाम की आवश्यकता यह है कि बार बार एक ही चीज की आवृत्ति ना हो, रिपीटेशन ना हो। उस आवृत्ति, रिपीटेशन या पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, ताकि बोलने में अच्छा लगे, सुनने में अच्छा लगे, लिखने में अच्छा लगे। और बोलने, सुनने और लिखने में अच्छा लगने से भाषा की जो एक गति है, भाषा का जो प्रवाह है, वह प्रवाह बना रहे। अब उदाहरण से समझिए। ठीक है, मान लीजिए यहां पे वाक्य लिखे हैं, राम बहुत अच्छा लड़का है, राम रोज स्कूल जाता है, राम मन लगाकर पढ़ता है। अब बार बार राम 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 रिपीट हो रहा है ना। अब सर्वनाम क्यों आया? सर्वनाम आया, राम बहुत अच्छा लड़का है, वह रोज स्कूल जाता है, वह मन लगाकर पढ़ता है। बोलने, लिखने और सुनने में क्या अच्छा लगा, ए या बी? क्यों? क्योंकि बार बार यहां राम का प्रयोग किया जा रहा है और उसी राम के स्थान पे वह शब्द का प्रयोग हुआ, और यही वह जो है सर्वनाम है। यानी कि वह जैसे अन्य शब्द जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं ताकि भाषा का प्रवाह बना रहे, रिपीटेशन ना हो, स्पष्टता आए, भाषा में सौंदर्य आए, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, सर्वनाम की कुल संख्या हिंदी में 11 है। कितनी मानी गई है संख्या? 11। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सब सर्वनाम है। और आप ये जानेंगे आगे, जब सर्वनाम का भेद आपको बताया जाएगा तो आप ये समझेंगे कि ये जो सर्वनाम की संख्या बताई गई है, जो सर्वनाम बताए गए, ये किस कैटेगरी में आते हैं, है ना, किस सर्वनाम के अंतर्गत इनको रखा जाना चाहिए। प्रायः सर्वनाम के 6 भेद बताए गए हैं। कितने भेद बताए गए हैं? 6 प्रकार। कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये 6 प्रकार के सर्वनाम हिंदी व्याकरण में बताए गए हैं। अब एक एक करके हम इन 6 प्रकारों को पहचानेंगे, जानेंगे कि क्या उन्हें, उनकी परिभाषा समझेंगे और उनके अंतर्गत कौन से सर्वनाम आते हैं, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में स्पष्ट 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। वक्ता, श्रोता और जिसके बारे में कहा गया है। अंग्रेजी में जिसे आप फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कहते हैं। ठीक है, इसके 3 रूप होते हैं। पहला, उत्तम पुरुष, जो बोलने वाला है, जैसे मैं अभी उत्तम पुरुष हूं, मैं बोल रहा हूं। श्रोता कौन है? बोलिए, आप लोग हैं, आप लोग तुम हुए, आप हुए। और बात किसके बारे में की जा रही है?
सर्वनाम के बारे में की जा रही है, तो थर्ड पर्सन कौन हुआ? सर्वनाम हुआ। तो उत्तम पुरुष में मैं, हम, मैं का बहुवचन प्लूरल फॉर्म जो होता है वो हम होता है। मध्यम पुरुष यानी कि सुनने वाला तू, तुम, आप। तू भी चलता है, प्यार से बोलते हैं ना अपने दोस्तों को, है ना? गाना सुना है ना, तू चल मैं आई, है ना? सुना है ना? तो तू, तुम, इसका आप, तुम कहां जा रहे हो, आप कहां जा रहे हो। अन्य पुरुष का मतलब होता है तीसरा, जिसके बारे में बात हो। वह, ये, यह, ये, वे खेल रहे हैं। हम लोग यहाँ पे अभी मान लीजिए क्लास में बैठे हैं, बाहर नजर दौड़ाइएगा तो बाहर वे बच्चे टहल रहे हैं या खेल रहे हैं। तो जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या हुए? थर्ड पर्सन। तो पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले, ठीक है, और किसी अन्य जिसके बारे में बात की जाती है, इन तीनों को पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखते हैं। अब मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए कि मैं कौन सा सर्वनाम है, तो आप क्या उत्तर देंगे? बताइए। पुरुषवाचक, ठीक है, वो तो उसका पार्ट है ना, उसका एक भाग है, ठीक है। सर्वनाम कौन सा है? पुरुषवाचक। तुम सर्वनाम कौन सा है? ठीक है। वह या वे कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। स्पष्ट हो गया? चले, इसके बाद आता है निजवाचक सर्वनाम। इसको सीधे सीधे पहचानना है कि निजवाचक सर्वनाम में कर्ता जो है उस सर्वनाम का प्रयोग खुद के लिए करता है। निज का अर्थ होता है आप, अपने आप। तो जो सर्वनाम कर्ता अपने आप के लिए, स्वयं, खुद या अपने आप का बोध कराने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण देखें, मैं अपना गृह कार्य अपने आप, या अपने आप का मतलब क्या हुआ? स्वयं। मैं अपना काम अपने आप करता हूं। वह गाड़ी खुद चलाता है। तो खुद किसके लिए आया है? वह के लिए आया है। आप स्वयं यहां आ जाइए, मैं खुद आ जाता हूं, ठीक है। तो यानी कि जहां पे सर्वनाम का प्रयोग करता, काम करने वाला या वक्ता, बोलने वाला खुद के लिए करता है, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निज का अर्थ ही होता है अपना। मैथिली शरण गुप्त की एक कविता है कि जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, जिस व्यक्ति को अपने गौरव या अपने देश का अभिमान नहीं है, वह नर नहीं नर पशु निरा है, वह निरा पशु है और मृतक समान है। तो निज का अर्थ ही होता है अपने के लिए प्रयोग किया जाने वाला सर्वनाम। आगे बढ़े। तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। नाम में स्पष्ट है, निश्चितता का बोध होता है। जहां पे जिस सर्वनाम से किसी निश्चय वस्तु या व्यक्ति का पता चले, उसका बोध हो, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह पास की वस्तु और दूर की वस्तु के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं कहूं यह मेरी किताब है, ठीक है। अगर मैं कहूं यह मेरी किताब है, तो इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि यह किताब किसकी है? मेरी ही है। मैं दावा कर रहा हूं, मैं निश्चित कर रहा हूं कि यह किताब मेरी है, ठीक है। दूर के लिए, है ना, जैसे यह घर है, यह घर है, इससे यह भी स्पष्ट हो रहा है कि यह निश्चित रूप से घर है और यह नजदीक है। वह पहाड़ है, दूर से पहाड़ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके लिए वह का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसका प्रयोग निश्चितता के लिए भी होता है और पास और दूरी का बोध कराने के लिए भी होता है, ठीक है। आगे बढ़े। चौथा सर्वनाम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम। नाम से क्या लग रहा है आपको? जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता ना चले, बोध ना हो, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई खड़ा है, अब कौन खड़ा है ये पता नहीं है, लेकिन कोई खड़ा है, तो ये निश्चित नहीं है कि कौन खड़ा है, तो कोई शब्द क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ। यहां पे कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम का रूप लेके आया। उदाहरण 2, दाल में कुछ गिरा है, ठीक है। अब कुछ तो गिरा है,
लेकिन क्या गिरा है यह पता नहीं है। तो ये जो कुछ है यह भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो यानी कि जिन सर्वनामों से निश्चितता का बोध नहीं हो, सर्टेनिटी जहां गायब हो, अनसर्टेन हो, चीजें पता ना हो, कोई आया क्या, जैसे आप घर में होते हैं, कोई आहट आई तो आप क्या कहते हैं, कोई आया क्या, देखो तो बाहर, देखो तो बाहर क्यों कहा, क्योंकि कोई आया ये पता है लेकिन कौन आया ये पता नहीं है। आगे बात समझ में। तो जहां निश्चित ना लगे चीजें, चाहे वह वस्तु हो चाहे वह व्यक्ति हो, वहां पे जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उस सर्वनाम को हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है बच्चा लोग? आगे बढ़े। पांचवा सर्वनाम है, पढ़े, क्या नाम है इसका? संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम से संबंध जोड़ते हैं। इनकी खासियत ये होती है कि ये पेयर में होते हैं, जोड़े में होते हैं। जैसे आप लोग क्लास में अपने दोस्त बनाते हैं ना, तो बेंच पे किस दोस्त के साथ बैठना है, हाँ, बाहर चाय किसके साथ पीनी है, तो आप भी जोड़े में होते हैं, खुश रहते हैं अपने दोस्त के साथ। तो ये सर्वनाम भी अपने दूसरे दोस्त के साथ ही खुश रहते हैं और अर्थ भी तभी देते हैं जब ये दूसरे के साथ हैं। जैसे कि जो सोएगा सो खोएगा, गाना सुना है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। तो यहां जो और सो दोनों क्या हैं, किसके उदाहरण हैं? संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी, कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बोओगे वैसा, कहते हैं ना। तो जैसा वैसा, जैसी वैसी, जो सो, ठीक है, जो मेहनत करेगा वही सफल होगा, जो मेहनत नहीं करेगा वो क्या होगा? वाह यार, कितने ज्ञानी हैं आप, मतलब सारी बात जानते हैं आप ये बात जानते हैं कि जो मेहनत नहीं करेगा वो सफल नहीं होगा। बस आप जीवन का जो सबसे जटिल प्रश्न है आपने उसको सुलझा लिया। आई बस समझ में? आपको मालूम है कि बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होने वाला है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? आप ज्ञानी आदमी हैं, मतलब आप अपने आप को अप्रिशिएट करिए। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, हंसो तुम लोग यार। हा? कहने का मतलब कि आपकी मैं प्रशंसा कर रहा हूँ। खैर चलिए इधर आइए। जो मेहनत करेगा वही सफल होगा, यानी कि पेयर में आता है, जोड़े में आएगा, जो सो जैसा तैसा। ठीक है, चलें। अब छठा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। सवाल, प्रश्न होगा। जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उस सर्वनाम को क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दरवाजे पर कौन है, ठीक है, तो प्रश्न है कौन। ठीक है, तुम क्या खरीद रहे हो, तो प्रश्न है क्या। तो कौन, क्या, कैसे, ठीक है, ये सब क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। आई बस समझ में? तो ये कुल सर्वनाम के 6 भेद हैं और उन 6 भेदों में किस किस तरह के सर्वनाम आते हैं, उनका प्रयोग कैसे किया जाता है, इसे हमने आज की क्लास में समझा। एक डॉक्टर डिमशित्स द्वारा कुछ विशेष श्रेणी के भी सर्वनामों का उल्लेख किया जाता है, जिसे कि हम संयुक्त सर्वनाम के रूप में जानते हैं। थोड़ा सा इसको भी जान लेते हैं। जो कोई, सब कोई, हर कोई, और कोई और, देखें इधर लिखा हुआ है, कोई एक, कोई भी, कुछ भी, कोई ना कुछ इत्यादि। ये जो सर्वनाम है इनकी विशेषता यह है, इन संयुक्त सर्वनाम, इनकी विशेषता यह है इसमें केवल एक शब्द नहीं होता, ठीक है, बल्कि एक से अधिक शब्द मिलकर एक साथ प्रयोग में लाए जाते हैं। इसको इन्होंने कहा संयुक्त सर्वनाम। हालांकि हिंदी व्याकरण में संयुक्त सर्वनाम जैसी कोई रूपरेखा नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए मैंने आपको बताया कि डॉक्टर डिमशित्स द्वारा उल्लिखित विशेष श्रेणी के जो सर्वनाम है वो एक से अधिक शब्द मिलकर जब एक साथ प्रयुक्त होते हैं उसे हम संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। जो कोई, सब कोई, हर कोई, कुछ, जो कुछ, सब कुछ, कुछ और, इन सबको संयुक्त सर्वनाम की श्रेणी में रखा जाता है। आगे बात समझ में? तो आज की क्लास में आपने क्या समझा? सर्वनाम की जरूरत क्यों है?
भाषा में प्रवाह बनाए रखने के लिए। सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? 6। सोमवार को जब आप क्लास में आएंगे तो सर्वनाम से जुड़े हुए कोई 5, 7, 10 MCQs आपसे पूछूंगा, उसे आपको पहचानना है। ठीक है, इस बार चॉकलेट नहीं दूंगा, चॉकलेट फिर अगली बार दूंगा, और उसके बाद फिर हम विशेषण वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा लोग?